Hello and welcome back to Step by Step Study. So today we'll start with another lecture of statistical inference, which is your part 6. अभी तक हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में पढ़ा था, देन हम टेस्ट पर आए. लास्ट लेक्चर में हमने जेड टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था, जो कि एक लार्ज सैम्पल टेस्ट है, राइट. अब हम स्मॉल सैम्पल टेस्ट स्टार्ट करते हैं. और स्मॉल सैम्पल कब होता है? जब सैम्पल साइज दैट इज n इज लेस देन 30. इसमें हम टी टेस्ट, एफ एंड काई स्क्वायर टेस्ट देखेंगे, जो कि तीनों हमारे स्मॉल सैम्पल टेस्ट हैं. आज हम टी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम एफ और उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. टी टेस्ट के केसेस में आपके पास ये वाले फॉलोइंग 3 केसेस होंगे, जिसमें फर्स्ट केस होगा टी टेस्ट फॉर मीन, देन नेक्स्ट विल बी फॉर डिफरेंस बिटवीन द मीन, जिसे हम अनपेयर्ड टी टेस्ट भी कहेंगे, और उसके बाद फॉर डिफरेंस बिटवीन द मीन इन केस ऑफ पेयर्ड टी टेस्ट. ठीक है. अब अगर याद हो, लास्ट लेक्चर में हमने जेड में मीन, प्रपोर्शन और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए करा था जेड टेस्ट. बट जब हम बात एग्जैक्ट टेस्ट की आती है, जब एग्जैक्ट टेस्ट की बात करते हैं हम, तो प्रपोर्शन के केस में टेस्ट प्रोसीजर अब डिपेंड करेगा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे रादर देन नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन पे, जो हमने जेड टेस्ट के केस में देखा था. एंड जो इक्वल वेरिएंस का टेस्ट करने के लिए अब हम एफ टेस्ट यूज़ करेंगे जब हमारा सैम्पल स्मॉल होगा. ठीक है. तो इसीलिए इस लेक्चर में हम मीन के ये तीनों केसेस देखेंगे. स्मॉल सैम्पल केस में प्रपोर्शन कैसे टेस्ट करते हैं, उसका एक आइडिया मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, एंड एफ टेस्ट एंड ऑल का in the next lectures. So basically our lecture will be focused on these 3 cases, and at the end थोड़ा आइडिया, एक सैम्पल जब स्मॉल हो तो प्रोपोर्शन का टेस्ट कैसे होता है, विल डिस्कस दैट. तो पहले की तरह हमारे कॉमन स्टेप क्या रहेंगे अब भी स्टैटिस्टिक फाइंड करने के लिए? दैट विल अगेन बी टी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट टी अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ टी. अगर हमारा मीन होगा तो एक्स बार से हम डिनोट करते हैं सैम्पल मीन को, फिर उस मीन की एक्सपेक्टेशन एंड देन स्टैंडर्ड एरर ऑफ योर मीन. ठीक है. और ये डिस्ट्रीब्यूशन चाहे नॉर्मल टेस्ट हो, टी टेस्ट हो, काई स्क्वायर हो या एफ डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक सब में फॉलो होगा. या आप इसे कह सकते हैं जनरली हम एक टेस्ट स्टैटिस्टिक को ऐसे डिनोट करते हैं. और जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था यही यूज़ करके, सो वी नो कि हाउ डू वी गेट दिस टेस्ट स्टैटिस्टिक. बस डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रही है, बाकी ये सेम रहेगा. सो नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ टी टेस्ट एंड हम उसे कब यूज कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज, हमें पता है कि जब n दैट इज आपका स्मॉल सैंपल होता है, और स्मॉल सैंपल कब होता है? जब n लेस देन 30 होता है, तो हम आपकी सेंट्रल लिमिट थ्योरम तो नहीं अप्लाई कर पाएंगे, बिकॉज वो तो 30 तक वैलिड होती है, मतलब सैम्पल साइज मस्ट बी ग्रेटर देन 30. अब वो नहीं यूज़ कर पाएंगे, तो लार्ज सैम्पल टेस्ट दैट इज जो z था वो नहीं यूज़ कर पाएंगे. याद है जब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाया था मीन के लिए, उसमें भी स्मॉल सैंपल का केस आया था एक, और हमारे पास सेम ही इशू आया था कि अब हमारा स्मॉल सैंपल है तो अब क्या करें. सो जो अप्रोच वहाँ यूज़ करी थी वही सेम अप्रोच हम यहाँ भी यूज़ करेंगे. यहाँ भी हम अज्यूम करेंगे कि हमारी जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल है, अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल. ठीक है. सो if x1 x2 till xn is a random sample from a normal distribution, हम पहले से ये अज्यूम करके चल रहे हैं, then the standardized variable
हैज अ टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एंड उस टी को हम क्या लिखते हैं, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस बाय रूट एन। एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल के टाइम ही पढ़ लिया था। अब इस फॉर्मूला में एक्स बार क्या है, सैम्पल मीन, म्यू क्या है, पॉपुलेशन मीन, एस क्या है, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, और एन क्या है, सैम्पल साइज। जेड के केस में हमने इसे सिग्मा लिया था, याद है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर वो नहीं नोन होती थी तो हम एस लेते थे, बट अब टी के केस में हम एस ही लेंगे, दैट इज योर सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप इट इज क्लियर कि जब सैम्पल हमारा स्मॉल होगा, so now we'll resort to t-test. So we'll first start with case 1 of one sample t-test for mean. अब वन सैम्पल क्यों बोला मैंने, बिकॉज ये सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन एक सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन से आया है ये सैम्पल, ठीक है। अनलाइक अगर आपको याद हो केस, जब हमने म्यू1 माइनस म्यू2 का केस देखा था जेड के केस, जेड टेस्ट में, याद है म्यू1 माइनस म्यू2 वाला, और हमने बोला था कि ये दो डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहे हैं, एक एक्स डिस्ट्रीब्यूशन थी, एक वाई थी, एक्स का मीन म्यू1 था और वाई का म्यू2 था, याद है। तो वो केस था आपका टू सैम्पल का। ये वाला जो केस है आपका, दिस इज one sample t-test. So basically t-test is suggested for a population mean when जो हमारा small sample है या फिर जो sample is drawn from a normal population with unknown standard deviation, और standard deviation unknown होती है, इसीलिए अब हम sample standard deviation पढ़ते हैं। तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट, सेम जैसे जेड टेस्ट में था। टेस्ट स्टैटिस्टिक मैंने डिफाइन कर ही दी है, एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस बाय रूट एन। हमने ये देखा था एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस बाय रूट एन लास्ट स्लाइड में, पर अब ये म्यू नॉट क्यों हो रहा है, बिकॉज हम अज्यूम कर रहे हैं कि एच नॉट की वैल्यू, एच नॉट से जो वैल्यू आ रही है म्यू की वो करेक्ट वैल्यू है, इसलिए हम अब म्यू नॉट यहाँ पे ले रहे हैं। एंड एज आई टोल्ड यू, एक्स बार क्या होगा, एक्स बार विल बी योर सैम्पल मीन, म्यू नॉट इज द पैरामीटर वैल्यू अकॉर्डिंग टू नल हाइपोथेसिस, एस इज योर सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन और एन आपका सैम्पल साइज है। फिर हमारे ऑल्टरनेटिव या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होंगे, ये सब ऑलमोस्ट सेम ही कॉन्सेप्ट है जो हमने जेड के केस में पढ़ा था कि हाइपोथेसिस कैसे बनाने। तो आपका एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो सकता है, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, और ये कौन सा टेस्ट होता था, राइट टेल टेस्ट। फिर दूसरा हो सकता है म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, ये कौन सा टेस्ट था, लेफ्ट टेल टेस्ट। और म्यू नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट, ये कौन सा टेस्ट था आपका, टू टेल्ड टेस्ट। थोड़ा पी वैल्यू के बारे में भी देख लेते हैं, ऑल्दो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। पी वैल्यू कम यूज़ होती हैं, बट इन्फ्रेंस ना आप ज़्यादातर टी क्रिटिकल वैल्यूज़ दी होंगी उसके बेसिस पर ही फाइंड आउट करेंगे। तो अगर पी वैल्यूज़ पढ़ भी रहे हैं और एग्जाम में टी क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं तो प्लीज़ टी क्रिटिकल वैल्यूज़ ही यूज़ करना, ठीक है। तो पी वैल्यू क्या होती है, अगर हमारा राइट टेल्ड हाइपोथेसिस है या राइट टेल टेस्ट है तो पी वैल्यू क्या होगी, एरिया अंडर द टी एन माइनस वन कर्व टू द राइट ऑफ कैलकुलेटेड टी। अगर आपकी टी डिस्ट्रीब्यूशन ये है और आपका कैलकुलेटेड टी, प्लीज़ रिमेंबर ये कैलकुलेटेड टी है, टी अल्फा नहीं है, कैलकुलेटेड टी ये है, तो आपका पी वैल्यू विल बी द एरिया इन द राइट टेल। अब क्रिटिकल टी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, उसका टी कैलकुलेटेड से कोई लेना देना नहीं है, सॉरी पी वैल्यू से उसका कोई लेना देना नहीं है। पी वैल्यू आप टी कैलकुलेटेड पे ही यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे। फिर लेफ्ट टेल होगा तो पी वैल्यू क्या होगी, एरिया अंडर द टी एन माइनस वन कर्व टू द लेफ्ट ऑफ कैलकुलेटेड टी। अब टी एन माइनस वन में क्यों बोल रहा हूँ,
बिकॉज आपका जो टी टेस्ट है उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1 होंगी, जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया था कॉन्फिडेंस इंटरवल के टाइम। और अगर टू टेल टेस्ट है तो पी वैल्यू क्या होगी, एरिया इन बोथ द टेल्स। और आपका जो टी कर्व होता है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, दैट इज इट इज सिमेट्रिक अबाउट 0। तो अगर हम एक फिगर से इनसे एक्सप्लेन करें पी वैल्यूज को, तो अगर आपका राइट टेल टेस्ट है तो टी वैल्यू जो कैलकुलेट करी है उसके राइट में पी वैल्यू लाई करेगी। लेफ्ट टेल टेस्ट है तो लेफ्ट टेल में लाई करेगी, और टू टेल टेस्ट है तो पी वैल्यू विल बी द सम ऑफ एरियाज इन द टू टेल्स। और सिंस आपका टी कर्व जो है वो 0 के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, तो अगर आप एक बार टी कैलकुलेट कर लेंगे, टी एंड माइनस टी विल बी सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये बात आपकी हो जाती है। पी वैल्यू आप कैसे यूज करेंगे इन केस आपको पी वैल्यूज यूज करनी पड़ी तो ही। सो नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन। और आपको पता है कि जैसे z वैल्यूज हम कंसिडर करते थे ना, वैसे ही अब हम t वैल्यूज भी कंसिडर करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम अब अपना रिजेक्शन रीजन, एक्सेप्टेंस रीजन, वो सब कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस अब z की जगह आपके पास t होगा। और एक और चीज़, अगर आपके पास कोई वैल्यू गिवन है टी अल्फा n-1, दिस मीन्स दैट द एरिया टू द राइट ऑफ दिस टी वैल्यू इज अल्फा, और उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, n-1। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। An automatic machine was manufactured to pack 10 kilograms on average. A random sample of 13 tins is taken to test the machine. सैम्पल मीन उसका आता है 10.038 और सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.55। Assuming normal distribution of the weight of the packed tins, examine whether the machine worked in accordance with the specification or less than that. और अल्फा हमें कंसिडर करना है 0.05 और टी क्रिटिकल वैल्यू दैट इज टी 0.05 12 हमें दी हुई है -1.728। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टी टेस्ट कब लगा यूज़ करते हैं, जब हमारा सैम्पल एक स्मॉल सैम्पल हो, 1, फिर हमें दिया हुआ हो कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल है, और थर्ड जब हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की ना देके हमें सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई हो। सो विल नाउ अप्लाई द टी टेस्ट। हमारे पास हमें एग्जामिन करना है कि मशीन वर्कड इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिकेशन और लेस। दैट इज हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा, दैट येस इट वर्कड इन अकॉर्डेंस विद दैट। और वर्कड इन अकॉर्डेंस मतलब कि उसको मैन्युफैक्चर 10 किलोग्राम्स पैक करने के लिए किया गया था और उसने 10 किलोग्राम्स ही मैन्युफैक्चर किए, तो म्यू इक्वल्स टू 10 होगा हमारा नल हाइपोथेसिस। और ये 10 क्या है, ये म्यू नॉट की वैल्यू है। अब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा हमारा, हमें चेक करना है उसने उतना ही काम किया या कम। सो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस विल बी म्यू लेस देन इक्वल टू 10। और हमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हमारा सैम्पल साइज है 13, फिर हमारा सैम्पल मीन कितना दिया हुआ है 10.038, और हमारा सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 0.5591। ठीक है, तो अब सैम्पल स्मॉल है, टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब टी टेस्ट अप्लाई करने के लिए क्या होता था, पहले हम टी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो होती थी हमारी एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस बाय रूट एन। एक्स बार कितना है 10.038, म्यू कितना गिवन है 10 अपॉन एस सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन 0.55 अपॉन रूट एन, एन कितना है 13। तो इससे आपकी जो टी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो आएगी 0.245। हमें टी क्रिटिकल वैल्यू क्या दी हुई है, और टी क्रिटिकल वैल्यू को हम टी अल्फा n-1 से डिनोट करते हैं।
अब यहाँ पे अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है आपका 0.05, n-1 कितना होगा, n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, 13 अगर n है तो n-1 12 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है -1.782। तो अगर हम इसको हमारे फिगर में प्लॉट करना चाहें, ये आपकी टी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे आपका -1.782 प्लॉट हो जाएगा, इसके लेफ्ट में जो एरिया है वो रिजेक्शन रीजन होगा, और इसके राइट में एरिया जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन होगा। हमारा कैलकुलेटेड टी कितना है, दैट इज पॉजिटिव 0.245, जो कि एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रहा है, और सिंस ये एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रहा है तो हम हमारे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, बिकॉज आर टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर दैन टी अल्फा n-1, तो हम इसको h0 को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर h0 एक्सेप्ट होगा तो हम कह पाएंगे कि येस द मशीन वर्क इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिकेशन। एग्जाम में कई बार हो सकता है आपसे ये भी ना पूछे कि आप नल एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम में आपसे एक कंक्लूजन पूछ सकते हैं, जैसा कि ये था कि एग्जामिन वेदर द मशीन वर्कड इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिकेशन। वहाँ पे 4 ऑप्शन ये हो सकते हैं, येस द मशीन वर्कड इन अकॉर्डेंस, नो इट डिड नॉट, कैन नॉट से, नन ऑफ दीज, कुछ भी 4 ऑप्शन हो सकते हैं बेस्ड ऑन द इन्फरेंस, नॉट बेस्ड कि आप नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करके उस रिजल्ट पे आए या फिर आप नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करके उस पे आए, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर कि जैसे हम z में करते थे ना कि अगर हमारी टी z वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करेगी तो हम h0 एक्सेप्ट करेंगे, और अगर z वैल्यू रिजेक्शन रीजन में लाई करेगी तो हम h0 रिजेक्ट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमारी टी वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करेगी तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, अगर हमारी टी वैल्यू रिजेक्शन रीजन में लाई करेगी तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, उसकी जगह हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द मीन वीकली सेल्स ऑफ डिटर्जेंट पाउडर इन द डिपार्टमेंट स्टोर्स ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली एज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी वाज 2025, ठीक है, हमें मीन दिया हुआ है सेल्स का। After advertising campaign, according to data obtained from 20 department stores selected at random from the city, सैम्पल मीन हमारे पास कितना आया सेल्स का 2130, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी कितनी आई 149.39 kg। बेस्ड ऑन द अबव डेटा वाज द एडवर्टाइजिंग सक्सेसफुल। तो हमें ये बताना है कि एडवर्टाइजिंग सक्सेसफुल थी या नहीं। वो कब होगा, जब आपकी सेल्स एड्स के बाद इंक्रीज हो जाएं। तो अगर हमारा नल हाइपोथेसिस है कि मीन सेल्स अभी भी 2025 है, दैट इज h0 इज सच दैट म्यू इक्वल्स टू 2025, और ये क्या वैल्यू है म्यू नॉट की, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, नहीं मीन सेल्स 2025 से तो इंक्रीज हुई हैं, ठीक है। ऐसे आपने हमारे नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बना लिए। n की वैल्यू हमें 20 दी हुई है, और x बार हमें 2130 दिया हुआ है, और s हमें दिया हुआ है 149.39 kg। पहले हम t कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे, जो कि होगी x बार माइनस म्यू अपॉन s बाय रूट n। x बार कितना है हमारे पास 2130, माइनस म्यू की जगह म्यू नॉट आएगा जो कि है 2025, अपॉन s कितना दिया हुआ है 149.39 डिवाइडेड बाय रूट n। n हमारे पास कितना है, सैम्पल साइज 20 डिपार्टमेंट स्टोर्स दिए हैं, इसलिए n हमारा 20 हो जाएगा। सो यू विल गेट द कैलकुलेटेड t वैल्यू एज 3.143। फिर हमें t अल्फा n-1 से कंपेयर करना होता है। अल्फा यहाँ पे कितना है 0.05, और n-1 कितना होगा 20 - 1 19, जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है 1.729। अब हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है म्यू ग्रेटर देन 2025, तो ये राइट टेल टेस्ट है, और राइट टेल टेस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐसे बनाएंगे
टी वैल्यू इज क्रिटिकल वैल्यू इज गिवन टू बी 1.729, उसके राइट साइड आपका रिजेक्शन रीजन लाई करेगा। पर जो हमारा कैलकुलेटेड टी है वो रिजेक्शन रीजन में लाई करेगा यहाँ पे, बिकॉज 3.143 इज ग्रेटर देन 1.729, इसलिए सिंस ये रिजेक्शन रीजन में लाई कर रहा है हम हमारे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और हमारे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कह रहा था कि हाँ एड्स के बाद हमारी सेल्स इंक्रीज हुई हैं, सो द एड कैंपेन वाज सक्सेसफुल, ये आपका इन्फरेंस आएगा। राइट टेल टेस्ट था, उसमें हमने टी क्रिटिकल वैल्यू देखी, टी कैलकुलेटेड रिजेक्शन रीजन में लाई कर रहा था, इसलिए हमने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया। सेम जैसा कि हमने जेड टेस्ट में भी पढ़ा है। जेड टेस्ट में बस जेड क्रिटिकल वैल्यू जेड अल्फा होती थी या जेड अल्फा बाय 2, यहाँ पे n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का भी रोल है। ओके, a random sample of 10 boys have the following IQ values। 10 boys की IQ values दी हुई हैं। Given standard deviation is 14.2735, do these data support the assumption of population mean IQ of 100? और हमें अल्फा दिया है और टी क्रिटिकल वैल्यू दी हुई है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये डेटा सपोर्ट कर रहा है एजम्पशन की पॉपुलेशन मीन का IQ 100 है या नहीं है। नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि हाँ म्यू 100 है, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा कि नहीं म्यू 100 नहीं है। तो आपका ये कौन सा टेस्ट हो गया, टू टेल्ड टेस्ट। टू टेल्ड टेस्ट में हम क्या देखते थे, एरियाज इन बोथ द टेल्स विल बी रिजेक्शन रीजन। खैर पहले टी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट विल बी एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस बाय रूट एन। अब एक्स बार की वैल्यू तो हमें दी नहीं हुई, तो एक्स बार जब हम इससे कैलकुलेट करेंगे ना फ्रॉम द गिवन डेटा, दैट इज समेशन ऑफ IQ ऑफ ऑल द बॉयज अपॉन नंबर ऑफ बॉयज विच इज 10, तो इससे आपका 97.2 आ जाएगा सैम्पल मीन। तो सब्सटीट्यूट करते हैं 97.2 माइनस म्यू नॉट 100 है अपॉन सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दी हुई है 14.27 डिवाइडेड बाय रूट एन, 10 बॉयज हैं तो रूट 10, इससे आपका टी वैल्यू आ जाएगी 0.62 इज दी टी कैलकुलेटेड वैल्यू। और हो सकता है जैसे इस केस में आपको सैम्पल मीन नहीं दिया हुआ था, किसी केस में आपको सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन ना दिया हो, डेटा दे दें और उससे आपको सैम्पल मीन और सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो आपको वो वाले कॉन्सेप्ट जो हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में पढ़े थे, जिससे हम सैम्पल मीन और सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे, वो सब आने चाहिए। तो ये वाला टू टेल टेस्ट है, फिगर कैसे बनेगी, क्रिटिकल वैल्यू हमें दिया है 2.262, राइट टेल में टी क्रिटिकल विल बी 2.262, लेफ्ट टेल में इट विल बी माइनस 2.262। क्यों, बिकॉज हमारा जो टी कर्व होता है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट 0। ठीक है, और लेफ्ट टेल का ये वाला एरिया रिजेक्शन रीजन होगा, राइट टेल का ये वाला एरिया रिजेक्शन रीजन होगा। हमारी टी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है 0.62 विच इज हेयर इन द एक्सेप्टेंस रीजन, इसलिए अब हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। और नल हाइपोथेसिस क्या था कि द पॉपुलेशन मीन IQ इज इक्वल टू 100। तो हमने तीनों टाइप्स देखे जिसमें हमने लेफ्ट टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट डिस्कस किया कि इसमें आप इन्फरेंस कैसे निकालेंगे। अब लेट मी गिव यू सम क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। First question for your practice is this, that a company has been producing steel loops of in a diameter दिया हुआ है, sample size दिया 15, sample का average दिया हुआ 3.96, sample standard deviation 0.032 दिया हुआ है।
तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे आपके पास क्रिटिकल वैल्यू गिवन है 0.005, टी कैलकुलेटेड 4.84 आएगा, जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसके बेसिस पे वो होगा रिजेक्ट H0। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपकी प्रैक्टिस के लिए, सैम्पल साइज ऑफ 26 दिया हुआ है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हैं सैम्पल के, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमें टेस्ट करना है कि मीन 150 है या नहीं। अगेन टू टेल टेस्ट का एग्जाम्पल है, टी क्रिटिकल वैल्यूज मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, टी कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी -1.36 आएगी और उसके बेसिस पे आप अपना नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे। सो आई होप वीडियो को पॉज करके आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। लेट मी कम टू द नेक्स्ट केस नाउ। ओके, सो अब केस 2 आता है जहां पर हमारा μ1 माइनस μ2 का केस है। ठीक है, टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन मीन्स μ1 माइनस μ2, और ये 2 सैम्पल टेस्ट भी इसे कहते हैं बिकॉज μ1 एक सैंपल से आता है और μ2 दूसरे सैंपल से आता है। Z टेस्ट में we took the same case but considered that variance या फिर standard deviation of the population are known, but that is not the thing now। अब हमें ना ही हमारा population variance ना ही हमारे पास population standard deviation given है। इस केस में ना ही सैंपल लार्ज है और ना ही सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, तो अब हम क्या करेंगे, हम हमारा ना ही ये लार्ज सैंपल का केस है और ना ही पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, तो अब हम उसकी जगह पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे। ये केस इंडिपेंडेंट सैंपल्स का है। अगर सैंपल डिपेंडेंट होंगे देन हम पेयर्ड टी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज नोट कि ये दोनों जो सैंपल्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट। सो जैसा पहले भी पढ़ा था हमने, वी हैव टू पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, x1 टिल xm एक डिस्ट्रीब्यूशन है, y1 टिल yn दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैं और x और y इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। इस केस में हमारा t वेरिएबल क्या आएगा, x बार माइनस y बार माइनस μ1 माइनस μ2 अपॉन √s1 स्क्वायर बाय m प्लस s2 स्क्वायर बाय n। जैसा कि हमने z में भी देखा था वही सेम है, वही सेम बेसिस पे हमने μ1 माइनस μ2 यहाँ पे लिखा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार माइनस y बार अपॉन वेरिएंस ऑफ योर x बार माइनस y बार। अब इस केस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का ये कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला होता है, पर आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं बिकॉज हम एक सिंपल केस देखेंगे और ये पूछा भी नहीं जाता है, बट स्टिल आपको ये याद होना चाहिए कि इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा। फिर हमारा हाइपोथेसिस वही μ1 माइनस μ2 जिसको हम डेल्टा नॉट से डिनोट कर रहे थे पहले भी। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस μ1 माइनस μ2 इज ग्रेटर दैन, लेस दैन और नॉट इक्वल टू, दैट इज आपका राइट टेल टेस्ट, फिर लेफ्ट टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट। सिमिलरली जैसे हमने Z टेस्ट में डिस्कस किया था, ऑन द सेम ग्राउंड्स हमारे पास यहाँ पे भी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होंगे μ1 माइनस μ2 के लिए। तो ऑल्दो इससे ना क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेट्स जंप टू एन ईजियर केस कह लो उसे। दिस वाज सॉर्ट ऑफ अ जनरल केस फॉर योर क्वेश्चंस। तो जो ईजियर केस में जिसे बोल रहा हूँ उसमें क्वेश्चन आएगा इस केस से जिसे हम पूल्ड टी टेस्ट कहते हैं। ठीक है, पूल्ड टी टेस्ट, सैंपल्स अभी भी इंडिपेंडेंट ही हैं, सब सेम है, बस एक और एजम्पशन ऐड हुई है और वो एजम्पशन क्या है कि जो दोनों पॉपुलेशन की वेरिएंस हैं या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कह लो वो सेम है, दैट इज सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, सो देयर विल बी सर्टेन चेंजेस नाउ, x बार माइनस y बार माइनस μ1 माइनस μ2 ये आपकी t वैल्यू में। ठीक है, ये न्यूमिनेटर सेम रहा, डिनोमिनेटर में हम अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर 1 बाय m प्लस 1 बाय n ले लेते हैं, पर अगेन ये सिग्मा हार्ट स्क्वायर होगा।
सिग्मा स्क्वायर नहीं पता होता तो हम सिग्मा हैट स्क्वायर लेते हैं, और सिग्मा हैट स्क्वायर लेते हैं तो अब बात आती है कि सिग्मा हैट स्क्वायर क्या होगा। उसके लिए अब हम एक पूल्ड सैंपल वेरिएंस जिसे हम एस स्क्वायर पी से डिनोट करते हैं वो लेंगे, और वो क्या होगी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इंटू एस वन स्क्वायर प्लस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन इंटू एस टू स्क्वायर होल अपॉन एम प्लस एन माइनस टू। ठीक है, तो ये आपका पूल्ड सैंपल वेरिएंस होगा जो आप इस में डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे एस पी स्क्वायर को, और उससे आपका क्या आ जाएगा, आपका टी कैलकुलेटेड वैल्यू उससे मिल जाएगी आपको। फिर कुछ और चेंजेस जो हैं आपके फॉर्मूला में करने के बाद आपके पास टी कैलकुलेटेड आ गया था एक्स बार माइनस वाई बार माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन एस पी स्क्वायर वन प्लस एम वन बाय एम प्लस वन बाय एन, और ये आपको याद होना चाहिए। अब इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी एम प्लस एन माइनस टू। कैसे याद रख सकते हैं, अगर दो डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी एम माइनस वन, और सेकेंड की क्या हो जाएगी एन माइनस वन, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा एम प्लस एन माइनस टू। ये आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी पूल्ड टी टेस्ट के केस में। और फिर आपके हाइपोथेसिस वगैरह जो भी हैं वो सेम रहेंगे। अगैन एच नॉट विल बी म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू डेल्टा नॉट। फिर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होंगे कि नहीं म्यू वन माइनस म्यू टू लेस है या ग्रेटर है या नॉट इक्वल टू है। ठीक है, वो सब सेम रहेगा। आपकी इनफैक्ट इन्फरेंसेस भी सेम रहेंगी जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको थोड़ा बेटर क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एवरेज हाइट ऑफ अ सैंपल ऑफ 6 people of group A is 68 and 10 people of group B is 67.8। दो ग्रुप्स दिए हैं, एक ग्रुप है 6 लोगों का और दूसरा है 10 लोगों का। फर्स्ट ग्रुप का एवरेज 68 है और दूसरे ग्रुप का एवरेज हमारे पास 67.8 है। उनकी सैंपल वेरिएंस दी हुई है। Does the data suggest that group A is on average taller than B? मतलब mu1 is greater than mu2, और इसे हम क्या लिख सकते हैं mu1 माइनस mu2 is greater than 0। हमें ये टेस्ट करना है। नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि नहीं mu1 is equal to mu2, that is mu1 माइनस mu2 0 है। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा कि mu1 माइनस mu2 इज ग्रेटर दैन 0। इन्हें हम और क्या लिख सकते हैं, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस को। नल हाइपोथेसिस हो सकता है mu1 माइनस mu2 इज इक्वल टू डेल्टा नॉट, जनरल ये लिखते थे ना, और यहाँ पे mu1 माइनस mu2 ग्रेटर दैन डेल्टा नॉट, और आपकी डेल्टा नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 0। सो टी कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे हम, एक्स बार माइनस वाई बार माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू या फिर डेल्टा नॉट अपॉन अंडर रूट एस पी स्क्वायर इंटू 1/m प्लस 1/n। एक्स बार कितना दिया हुआ है हमें, पहले ये नोट डाउन कर लेते हैं। ग्रुप ए के केस में हमें दिया है सैम्पल साइज कितना है 6, फिर उस ग्रुप का एवरेज कितना है एक्स बार जिससे डिनोट कर सकते हैं 68, फिर उसकी सैम्पल वेरिएंस कितनी है दैट इज एस वन स्क्वायर से डिनोट कर लो उसको, एस वन स्क्वायर कितनी है 10। सिमिलरली ग्रुप बी में आपका सैम्पल साइज कितना है, कितने लोगों का ग्रुप है 10 का, उसका एवरेज कितना दिया है 67.8, और उसकी सैम्पल वेरिएंस कितनी दी हुई है एस टू स्क्वायर, वो दी हुई है 15.36। तो इस डेटा के बेसिस पे पहले हम क्या निकालेंगे एस पी स्क्वायर, दैट इज योर पूल्ड डेटा का वेरिएंस विच इज नथिंग बट m माइनस वन इंटू एस वन स्क्वायर प्लस n माइनस वन इंटू एस टू स्क्वायर अपॉन
m प्लस n माइनस 2। इससे आपका आंसर आ जाएगा m माइनस 1 कितना होगा 5 अपॉन m प्लस n माइनस 2 कितना होगा 16 माइनस 2 14 इंटू s1 स्क्वायर विच इज 10 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 कितना होगा 9 अपॉन m प्लस n माइनस 2 14 इंटू s2 स्क्वायर जो कि 15.36 है। इससे आपका पूल्ड वेरिएंस आ जाएगा 13.45। अब हम कैलकुलेट करेंगे t की वैल्यू जो कि होगी x बार माइनस वाई बार माइनस म्यू माइनस म्यू नॉट तो हमें पता है कि ये 0 है, तो x बार माइनस वाई बार कितना होगा 68 माइनस 67.8 होल अपॉन अंडर रूट एस पी स्क्वायर कितना है 13.45 इंटू 1 अपॉन m इज 6 प्लस 1 अपॉन 10। ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.2 अपॉन 1.89 विच इज इक्वल टू 0.11 आपकी टी वैल्यू आ जाएगी। और हमें टी क्रिटिकल वैल्यू कितनी दी हुई है राइट टेल टेस्ट है, टी क्रिटिकल वैल्यू हमें दी हुई है 1.761 और आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 14 ली गई हैं बिकॉज m प्लस n 16 आ रहा है माइनस 2 तो 14। टी क्रिटिकल वैल्यू हमें दी हुई है 1.761 और जो हमने टी वैल्यू कैलकुलेट करी है वो है 0.11। तो ये टी वैल्यू हमारी कैलकुलेटेड वाली वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है, तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे और हम कहेंगे कि यस नहीं, और हम कहेंगे कि नो द डेटा डज नॉट सजेस्ट दैट ग्रुप ए इज ऑन एवरेज टॉलर दैन ग्रुप बी। ऑलराइट, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू मीन्स दिया होगा। अब एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, अ टीचर वांट्स टू कंपेयर टू क्लासेस टू सी इफ दे परफॉर्म्ड एनी डिफरेंटली ऑन द टेस्ट। कोई दो क्लासेस थी, उनमें स्टूडेंट्स थे अलग अलग और एवरेज स्कोर दिया हुआ है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। आपको टेस्ट करना है कि उन्होंने जो परफॉर्मेंस थी उनकी सेम थी या फिर डिफरेंट थी। दैट इज एच नॉट विल बी μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 और एच ए क्या होगा या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा कि μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल टू 0। टू टेल्ड टेस्ट हो जाएगा आपका। और टी क्रिटिकल वैल्यू आपकी ये दी हुई है। अब टी क्रिटिकल वैल्यू की जगह ना अल्फा n माइनस 1 जो भी है वो सब लिख लेना। ये मैंने जानकर के नहीं लिखा बिकॉज आई वांट कि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस केस में क्या होती है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेटेड टी वैल्यू आपकी माइनस 0.67 आएगी और फाइनल आंसर आपका आएगा कि यू विल हैव टू एक्सेप्ट योर नल हाइपोथेसिस। जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में करा उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, बस ये टू टेल टेस्ट है और लास्ट वाले केस में हमने राइट टेल टेस्ट देखा था, बाकी सब सेम है। तो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करते रहना। दीज आर फॉर योर प्रैक्टिस। देयर इज नो यूज़ कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन डालूँ प्रैक्टिस के लिए बिकॉज देन क्वेश्चन सेट आपका कम हो जाता है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चन व्हाइल यू पॉज द वीडियो। फिर जैसा हमने Z टेस्ट में देखा था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला था ना μ1 माइनस μ2 का, सेम हम यहाँ पे भी निकालेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल, बस Z अल्फा बाय 2 की जगह T अल्फा बाय 2 V ये वैल्यू आ जाएगी और V क्या है यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो भी होंगी आप वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। एक क्वेश्चन दे देता हूँ, प्रैक्टिस कर लेना कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे फाइंड आउट करना है। कॉन्फिडेंस इंटरवल हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, जेड के केस में भी पढ़ लिया था, उससे पहले भी देख लिया था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो दो फैब्रिक के टाइप दिए हुए हैं, हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है फॉर द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ द क्लोथ मटीरियल, दैट इज μ1 माइनस μ2 का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है 95%, तो अल्फा कितना हो जाएगा 0.05। टी क्रिटिकल वैल्यू जो आपको यूज़ करनी है वो गिवन है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम
मैंने पहले ही बता दिया, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में पुट करनी है वैल्यूज़ और आपके पास आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और इससे कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट कर लेना। ये वाली वैल्यू आएगी -87.06 टू -81.80। अब हम आते हैं केस 3 पे, जो कि है आपका पेयर्ड टी टेस्ट। और पेयर्ड टी टेस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे हमारे जो सैम्पल्स हैं ना वो डिपेंडेंट सैम्पल हो जाते हैं। केस 2 में हमने जब टेस्ट करा था म्यू 1 माइनस म्यू 2 का, देन वो दो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन थी कि एक्स एक डिस्ट्रीब्यूशन है, वाई एक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इससे आपके पास जो थी ये दो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आ गई थी, राइट। और उस टाइम जब दो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आ गई थी तो एक का मीन हम म्यू 1 लेते थे, दूसरे का हम म्यू 2 लेते थे और सॉल्व कर लेते थे। नाउ केस इज डिफरेंट। अब जो म्यू है ना, या फिर जो अब एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से हम अपना सैंपल ले रहे हैं या पेयर बना रहे हैं, और उसी पेयर को हम x1 y1 या फिर xy से डिनोट कर रहे हैं। xy अब दो अलग डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं है, ये एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से हम पेयर बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पहले तो हमारे पास दो सेक्शन होते थे, सेक्शन ए हमने लिया था ना एक क्वेश्चन में, और सेक्शन बी। अब ऐसा नहीं है, अब बस हमारे पास एक ही सेक्शन है, सेक्शन ए। एंड अब हम उनमें से बच्चों ने फॉर एग्जांपल दो टेस्ट दिए, टेस्ट 1 और टेस्ट 2, या फिर यूनिट टेस्ट 1 और यूनिट टेस्ट 2 दिया। अब हम इनके जो टेस्ट मार्क्स आए उनके एवरेज में क्या फ़र्क है उसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो पेयर कैसे बनेगा? मार्क्स इन टेस्ट 1 और मार्क्स इन टेस्ट 2। फॉर एग्जांपल, कोई भी अगर स्टूडेंट था XYZ, तो उसके टेस्ट 1 में कितने मार्क्स आए और टेस्ट 2 में कितने आए। ऐसे हमारा रैंडम सैंपल क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 टिल xn yn। सो अब अगेन दीज विल बी n इंडिपेंडेंटली सिलेक्टेड पेयर्स होंगे, ये वाले x1 y1 और x2 y2 एंड सो ऑन। इनका मीन क्या होगा? मीन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक है बट रैंडम सैंपल अलग है, तो मीन अब डिस्ट्रीब्यूशन एक है बट सैंपल मीन नाउ विल बी म्यू 1 फॉर x1 और फॉर yi द मीन विल बी म्यू 2। पहले हम ये लेते थे दो डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन एक है पर सैंपल हमारे पास x और y सैंपल्स हैं, इसलिए उनका मीन म्यू 1 और म्यू 2 है। फिर जो x1 माइनस y1 एंड सो ऑन जो डिफरेंस आएगा हम उसको dn से डिनोट करेंगे, xn माइनस yn, जैसा हम पहले ले रहे थे ना, सेम हम डिफरेंस अब यहाँ पे लेंगे। एंड दिस d डिनोट्स द डिफरेंस जो पेयर्स में है। फिर उन पेयर का जो मीन आएगा वो म्यू डी होगा और उनका जो वेरिएंस आएगा वो होगा सिग्मा स्क्वायर डी। सो अब हम जो डिफरेंस ले रहे हैं, डिफरेंस का मीन इज म्यू डी और डिफरेंस का वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर डी। दैट इज ये एक्स आई माइनस वाई आई का मीन म्यू डी है और एक्स आई माइनस वाई आई जो डिस्ट्रीब्यूशन आई, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन आई, उसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर डी है। डी बेसिकली बता रहा है कि आपने पेयर्ड डिफरेंस लिया है। फॉर एग्जाम्पल, म्यू डी क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस वाई विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, बिकॉज ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। दैट इज इट विल बी म्यू 1 माइनस म्यू 2। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि हम हमारा टी टेस्ट यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंस बिटवीन मीन्स। बस अब फर्क ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन एक है और हम पेयर्ड मीन का डिफरेंस फाइंड, मतलब पेयर्ड डेटा का डिफरेंस फाइंड करेंगे मीन के लिए। फिर हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगी इस केस में?
पहले हम क्या लेते थे, एक्स बार माइनस वाई बार, अब हम डी बार लेंगे। डेल्टा नॉट हमने पहले भी लिया था डिफरेंस के लिए, जो था म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन एस डी। एस डी क्या है, सैम्पल मीन, सॉरी सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, और एन क्या है, सैम्पल साइज। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अब हमारे इस केस में n माइनस वन हो जाएगी, अनलाइक द लास्ट केस जिसमें या तो वो कॉम्प्लिकेटेड सी थी या फिर m प्लस एन माइनस वन थी। अब तो दो मतलब दो डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो m और n का कोई मतलब ही नहीं है, एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n माइनस वन होंगी। हाइपोथेसिस क्या डिफाइन करेंगे अब हम, जैसे उसमें म्यू वन माइनस म्यू टू इक्वल टू डेल्टा नॉट लेते थे, इसमें म्यू डी इक्वल्स टू डेल्टा नॉट, नल हाइपोथेसिस रहेगा। फिर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू डी इज ग्रेटर देन डेल्टा नॉट एंड सो ऑन। बस कोई फर्क नहीं आया, म्यू वन माइनस म्यू टू को अब हम म्यू डी से डिनोट कर रहे हैं, बाकी सारा आपका इन्फरेंस एंड ऑल सेम रहेगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा बेटर आइडिया होगा। 11 school students attempted 2 tests in 2 months. ठीक है, the marks obtained by them in the first and second tests are given below, but the marks give evidence that the students are benefited by no revision. तो जो इन्होंने टेस्ट वन दिया वो अच्छे से पढ़ के दिया था, रिवाइज भी किया था, पर जो टेस्ट टू दिया ना वो ये पढ़ के नहीं आए या फिर उन्होंने रिविजन नहीं किया। और हमें फाइंड करना है कि नो रिविजन से कोई फ़ायदा है या नुकसान है या नहीं है, बिकॉज आपका टाइम कंज्यूम होता है ना अगर आप रिवाइज ही नहीं कर रहे। तो हमें ये देखना है कि बेनिफिट है उस नो रिविजन का या नहीं है। तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा, दैट म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू ज़ीरो, कोई डिफरेंस नहीं है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, म्यू डी इज इक्वल टू डेल्टा नॉट, और डेल्टा नॉट क्या है, ज़ीरो। ये डिफरेंस ही है ना, म्यू वन माइनस म्यू टू म्यू डी। फिर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है हमारा, दैट रिविजन द मार्क्स एविडेंस दैट स्टूडेंट्स आर बेनिफिटेड बाय नो रिविजन, मतलब एवरेज बढ़ गया, दैट इज म्यू टू माइनस म्यू वन इज ग्रेटर दैन ज़ीरो। और हम क्या लिख सकते हैं इसको, म्यू डी माइनस म्यू डी इज ग्रेटर दैन ज़ीरो, या फिर म्यू डी इज लेस दैन ज़ीरो, विच विल बी नाउ योर लेफ्ट टेल टेस्ट। अब मैंने ये तो बता दिया कि नल हाइपोथेसिस और आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप इस वीडियो को या तो 1 मिनट पॉज करो और फिर सोचो कि क्या होना चाहिए। ओके, तो आपके फर्दर स्टेप्स क्या होंगे, पहले तो हम एज यूजुअल टी कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या था, डी बार माइनस डेल्टा नॉट अपॉन एस डी बाय रूट एन। डी बार क्या होता है, एवरेज ऑफ दिस म्यू वन माइनस म्यू टू, या फिर एवरेज ऑफ डी आई माइनस एन। डी आई मतलब डिफरेंस इन दीज मार्क्स, उसके बाद हम इसका एवरेज निकालेंगे और उसको हम डी बार कहेंगे। तो मैंने डी आई आपके लिए निकाल रखा है, ये मार्क्स गिवन है, तो डी आई क्या होगा, 23 माइनस 24 मार्क्स इन टेस्ट वन माइनस मार्क्स इन टेस्ट टू, एंड सिमिलरली आप ये सारे डी आई निकाल लेंगे। तो आपके पास यहाँ से समेशन डी आई आ जाएगा, समेशन डी आई आएगा आपके पास -2, और हमें पता है कि स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 11, तो हमारा डी बार कितना आ जाएगा, -0.18। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अब एस डी, दैट इज सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस डिफरेंस। उसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन डी आई स्क्वायर माइनस एन डी बार स्क्वायर अपॉन n माइनस वन, और n माइनस वन क्यों आएगा, बिकॉज सैम्पल है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, डी आई स्क्वायर
डी आई स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। डी आई तो है ही 1, फिर अगैन 1, 3 का स्क्वायर 9, 8 स्क्वायर 64, -2 और 2 का स्क्वायर 4, देन -3 स्क्वायर 9, 0, 16, 1 एंड सो ऑन। इससे आपके पास समेशन डी आई स्क्वायर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 118। वैल्यू पुट करते हैं, 118 माइनस एन कितना है, 11 स्टूडेंट्स हैं, इनटू डी बार स्क्वायर दैट इज 0.18 का स्क्वायर अपॉन 11 माइनस 1, एन माइनस 1 है ना, तो वो हो जाएगा 10 होल अंडर रूट। इससे आपका एस डी आ जाएगा 3.43 के अराउंड। तो उससे हम क्या निकालेंगे, अपना टी वैल्यू। आई विल रिपीट अगैन, क्वेश्चंस कैलकुलेशन वाइज इजी रहेंगे, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ना फ्लड करें कि आप ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं जिसमें कैलकुलेशन इतनी आएगी, कैलकुलेटर यूज़ होगा या नहीं होगा। कैलकुलेटर आपको एग्ज़ाम में प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो कैलकुलेटर तो सोच के भी मत चलना। क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कैलकुलेशन में इजी होंगे, और थोड़े टफ भी हुए तो वो इतने टफ नहीं होंगे कि आप सॉल्व भी ना कर पाएँ। ऑब्वियस है कि आप मेंस का मैथ्स का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो आपकी कैलकुलेशन तब तक इतनी फास्ट हो जानी चाहिए कि आप ये वाली कैलकुलेशन भी सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो टी वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0.174। हमें टी अल्फ़ा वी दैट इज़ टी अल्फ़ा कितना है, 0.05। एन माइनस 1 हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी, 11 माइनस 1 दैट इज़ 10, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.81। अब आपका ये टेस्ट कौन सा है, लेफ्ट टेल टेस्ट है। इधर देखो ये जो मैं फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। तो टी क्रिटिकल वैल्यू हमें क्या दी हुई है, -1.81। अब हमारी कैलकुलेटेड टी वैल्यू कितनी है, 0. टूवर्ड्स द राइट 0.174, ये 174 है जो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है। तो हमने हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया है। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब क्या होगा कि नो, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ नो रिविजन, दैट इज आप रिवाइज ही करें और बिना रिविजन के एग्जाम ना दें। आई होप इट इज़ क्लियर कि आप इस केस में कैसे फाइंड आउट करेंगे इन्फरेंसेस फॉर द डिफरेंस इन मीन। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, आप उसको खुद सॉल्व करें जिससे आपको आइडिया लगता है। ओके, 10 scores of 10 कैंडिडेट्स आर गिवन प्रायर एंड आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग से पहले इतना स्कोर था, आफ्टर ट्रेनिंग इतना स्कोर रहा है। फिर ये बताना है कि ट्रेनिंग इफेक्टिव है या नहीं है। अल्फा वैल्यू दी हुई है, टी क्रिटिकल वैल्यू दी हुई है। इससे आपका जो आंसर आएगा वो होगा कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा होगा, और इसलिए हम कहेंगे कि ट्रेनिंग इफेक्टिव है। नल हाइपोथेसिस क्या होगा आपका कि μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, दैट इज योर μd इक्वल्स टू 0। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, दैट μ1 माइनस μ2, नहीं ट्रेनिंग का इफेक्ट फाइंड आउट करना है ना, तो μ2 माइनस μ1 इज ग्रेटर दैन 0। और μ2 माइनस μ1 क्या होगा, ये होगा माइनस μd इज ग्रेटर दैन 0, या फिर आप कह सकते हैं कि μd इज लेस दैन 0। ये आपका लेफ्ट टेल टेस्ट आ जाएगा। ऑन सॉल्यूशन यू विल गेट टू नो कि आपने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया है। एक और क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, इसमें अगेन बिफोर कोचिंग और आफ्टर कोचिंग है, और आपको फाइंड आउट करना है कि मार्क्स में कोई डिफरेंस आया या नहीं आया। सॉरी, ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना, और आंसर आपका भैया आएगा कि नो कोचिंग फेल टू इम्प्रूव द स्कोर, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है अगेन। ठीक है, अब नेक्स्ट केस पे आते हैं, सॉरी अब नेक्स्ट उस पे आते हैं कि मैंने लास्ट में कहा था ना कि प्रपोर्शन का थोड़ा एक ओवरव्यू दे दूंगा। टी टेस्ट में हमने कौन से केसेस देखे, सिंपल एक्स बार का केस देखा, फिर हमने
अनपेयर्ड टी टेस्ट देखा, अनपेयर्ड टी, और फिर हमने पेयर्ड टी टेस्ट देखा। ठीक है, ये तीनों केस थे आपके टी टेस्ट के, जो कि एक एग्जैक्ट सैम्पल टेस्ट है, या फिर जिसे हम स्मॉल सैम्पल टेस्ट भी कहते आए हैं। अब बात आती है कि जो आपका प्रोपोर्शन है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, हमने लार्ज सैम्पल टेस्ट में तो उसका टेस्ट कर लिया कि सैम्पल लार्ज है तो उसका टेस्ट कैसे होगा, पर अगर आपका सैम्पल साइज स्मॉल है तो क्या होता है? तो अगर आपका सैम्पल साइज स्मॉल है ना, तो टेस्ट आपका डायरेक्टली बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा रादर देन नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन। तो हमारे जो हाइपोथेसिस हैं, एच नॉट इज सच दैट पी इक्वल्स टू पी नॉट एंड ऑल्टरनेटिव दैट इज एच ए इज सच दैट पी इज ग्रेटर देन पी नॉट, ये सब वही रहेंगे, हाइपोथेसिस में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज क्या आएगा कि जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा ना, वो होगा x, और x क्या होता है? नंबर ऑफ सक्सेस इन दी सैंपल। तो जैसे हम पहले भी लेते आए हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक, अगर h नॉट इज ट्रू, x हैज अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n एंड p नॉट। पहले हम क्या बोलते थे कि म्यू नॉट ले लेते थे ना टेस्ट स्टैटिस्टिक में, अब हम p नॉट ले लेंगे। एंड दिस क्वेश्चन वोंट कम इन योर एग्जाम, इट इज़ हाईली ऑप्शनल, आपको देखना है तो देखो या नहीं देखना तो मत देखो, बट आई वुड एडवाइस कि आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन प्रपोर्शन जो हम पढ़ रहे थे लार्ज सैंपल में, तो उसका स्मॉल सैंपल में क्या होता है। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल से बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ओके, तो a manufacturer has developed a new type of can and wants to sell them with 6 year warranty। कोई कैन उसने डेवलप करी है और उसे सेल करना है 6 year वारंटी के साथ। टू सी वेदर दिस इज इकोनॉमिकली feasible फॉर हिम, 20 cans are subjected to some test for 6 years of use। The warranty will be modified only if the sample data जो उसे मिलेगा strongly suggests that fewer than 90% of such cans would survive the 6 year period। So test if he will modify the warranty or not। तो वो कोई वारंटी दे रहा है 6 years की, ठीक है, और वो बोल रहा है कि मैंने 20 कैंस ली, उनका मैंने सैंपल लिया 20 कैन का, और उसने कोई टेस्ट किया इन पे 6 years तक। अगर वो सरवाइव कर गई तो हाँ, मतलब 90% भी सरवाइव कर गई तो वो कोई मॉडिफाई नहीं करेगा वारंटी में 6 years की अपनी, और अगर नहीं सरवाइव करी तो वो उन्हें उस वारंटी को मॉडिफाई कर देगा कि 6 years से ज़्यादा वारंटी चाहिए इस केस में। तो आप टेस्ट कैसे करेंगे कि उसे वारंटी मॉडिफाई करनी पड़ेगी या नहीं। सो लेट पी इज द proportion of cans which will pass the test। proportion of cans that will pass the test। ठीक है, तो प्रोपोर्शन क्या होती थी? प्रोपोर्शन या फिर नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा? नल हाइपोथेसिस होगा कि P 0.9 है, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा कि P लेस दैन 0.9 है, बिकॉज उसे यही देखना है ना कि 90% से कम ने सर्वाइव किया वो टेस्ट या नहीं। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगी? पहले तो हम टी टेस्ट जेड टेस्ट ये बोल देते थे, अब आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक होगी एक्स। एक्स इज द नंबर अमंग द 20 कैंस दैट पास द टेस्ट। ठीक है, तो ये आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक हो गई। अब हम पी वैल्यू फाइंड आउट करते थे ना, तो अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक्स कितनी कैंस होनी चाहिए ऐसी कि वो अपना मॉडिफाई ना करे इसको। पी वैल्यू होती थी आपकी, अगर आपको पहले याद हो, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू सम एक्स व्हेन एच नॉट इज ट्रू। जब मैंने स्टार्टिंग में पी वैल्यू पढ़ाया था तो मैंने यही आपको डेफिनेशन बताई थी पी वैल्यू की। जैसे हम बोलते थे ना कि z इज लेस दैन z कैलकुलेटेड व्हेन h नॉट इज ट्रू, सिमिलरली लेफ्ट टेल टेस्ट है तो पी वैल्यू ये होगी।
और ये वाला बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस p वैल्यू का को कैसे लिख पाएंगे, b x दैट इज योर क्यूमुलेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि कैपिटल B क्या होता है। ठीक है, तो इसकी जो आपकी वैल्यू है ना, लेट्स से 0.11 गिवन है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, p वैल्यू की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और ऐसे ही आपको सॉरी ये 0.11 भूल जाना, आपको गिवन है b ऑफ 14, 20 एंड 0.9, 0.1 0.01 गिवन है, और आपको कहा है कि अल्फा 0.05 से टेस्ट करो। तो इससे आप इन्फर कर पाएंगे कि आपका एच नॉट कब रिजेक्ट होगा, व्हेन x इज लेस देन 15, तब आपका एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आ गई, अगर आपकी x आउट 15 आउट ऑफ 20 कैंस है, वो लेस देन 15 है, तो आप एच नॉट रिजेक्ट कर देंगे और कहेंगे कि इनका जो ये proportion है 90% of the cans could not survive, so he'll have to modify his ये वारंटी। ठीक है, तो ये बात हो गई कि आप इस केस में कैसे निकालते हैं। अब इसमें ही ना बायनॉमियल में एक और केस आता है, इनफैक्ट सब में ही आता है, जब आपको टाइप 2 एरर बीटा फाइंड आउट करना होता है। शायद किसी ने कमेंट्स में भी ये पूछा था, बट आई कुड नॉट एक्चुअली फाइंड आउट क्वेश्चन कि जिसमें ऐसा कुछ आया हो, तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट हेयर। आपका बीटा क्या होता है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट बींग एक्सेप्टेड व्हेन इट इज फॉल्स, यही होता है ना टाइप 2 एरर, व्हेन एच नॉट इज एक्चुअली फॉल्स, पर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इस केस में वो क्या होगा, एच नॉट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, एच नॉट इज फॉल्स मतलब p 0.9 नहीं है, उससे कम है, तो लेट्स अज्यूम कि p आपका 0.9 ना होके 0.8 है, विच इज प्रोबेबिलिटी। अब 0.8 मतलब हमने बोला था कि आप एच नॉट रिजेक्ट करेंगे जब x लेस देन 15 होगा, तो एक्सेप्ट कब करेंगे, जब x ग्रेटर देन 16 होगा, व्हेन p इज 0.8, तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, np दैट इज b 20 एंड 0.8, विच इज, इसको हम 1 माइनस पी एक्स लेस देन 16 लिख सकते हैं, विच इज 1 माइनस बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन x, अच्छा इसको हम लेस देन 15 लिखेंगे बिकॉज 16 इंक्लूड हो रहा है इक्वल में, विच इज 1 माइनस b 15 20 एंड 0.8, जिससे आपका आंसर आ जाएगा 0.63। सो व्हेन p is 0.8, 63% of these 20 cans will have H not accepted, कि इनका हम 90% of the cans are surviving when it should not have been accepted, that is 63% cases में H not accept हो रहा होगा जब H not accept नहीं होना चाहिए था, जब आपका proportion that is 0.8। ठीक है, तो इस टाइप से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर निकालते हैं। अगर आपके पास लेट्स से जेड टेस्ट है, जिसमें आपका एच नॉट है म्यू इक्वल्स टू 10 और एच ए है म्यू लेट्स से लेस देन 10, ठीक है, इसमें भी लेफ्ट टेल टेस्ट है, तो बीटा क्या होगा, बीटा होगा प्रोबेबिल बीटा टाइप 2 एरर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कि हमने एच नॉट एक्सेप्ट कर लिया व्हेन इट इज फॉल्स। ठीक है, वो क्या होगा कि हमने म्यू नॉट की वैल्यू 10 ले ली व्हेन एक्चुअली म्यू इज ग्रेटर देन सॉरी इज लेस देन 10। तो इस टाइप से आप अपना टाइप 2 एरर निकाल पाएंगे और भी केसेस में। आई वुड सजेस्ट whoever had sent that doubt in the comment section, प्लीज़ एक बार या तो मेरे को मेल कर देना ये वाला सेम क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट आ रहा था, जिसमें टाइप 2 एरर निकालना था, और राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन अगर पॉसिबल हो तो। आई विल टेक दैट अप इन द डाउट सेशन।
Okay, so that is all for today's lecture. Thank you so much for watching the video, and as this video will end today, इसके बाद आपका एफ टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट ही रह जाएगा टॉपिक 9 में, विच आई विल ट्राई टू फिनिश एज सून एज पॉसिबल. वन थिंग. सेकेंड थिंग, अब जैसे ये वीडियो अपलोड हो चुका होगा आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक के अवेलेबल नहीं हैं except of index numbers. Why? Because now we are launching a membership for the channel जहाँ पर आप मतलब only those people who will be members of this channel, they'll be able to get the videos for previous year question. We'll try to keep the price as minimum and as affordable as possible. और ये स्टेप हमें इसलिए लेना पड़ा बिकॉज व्हेन यू प्रोवाइड फ्री कंटेंट पीपल एक्चुअली डोंट वैल्यू दैट. आई डोंट वांट टू लिमिट द अदर वीडियोस जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू बी अनजस्ट टू पीपल हु एक्चुअली कैन नॉट अफोर्ड, एंड आई वांट टू मेक एजुकेशन एज इंक्लूसिव एज पॉसिबल. बट ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो सेशन होंगे अब वो अब आपको मेंबरशिप जब आप लेंगे इस चैनल की तभी आप उनको एक्सेस कर पाएंगे. विल कम अप विद अ वीडियो बाय टुनाइट और बाय टुमारो मॉर्निंग जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको मेंबरशिप कैसे लेनी है इस चैनल की एंड व्हाट इज़ द प्राइस. और इसमें हम 2014, 2015, 2016, देन 17 एंड 2018 ये वाले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे फॉर योर JSO. और इंडेक्स नंबर्स वाला टॉपिक ओपन इसलिए है बिकॉज इन केस यू वांट अ डेमो कि मैंने कैसे कवर करे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप वो देख सकते हैं. यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स हाउ इफेक्टिव आर द प्रीवियस ईयर वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ दिस चैनल. एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप इस चैनल पे नए हैं, and do comment down your doubts in case you have any, or you can also mail us at sbss@enquiry@gmail.com. ठीक है. So that is all for today's lecture. Keep safe, keep studying.